नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे प्रलेखीय साख या डॉक्यूमेंटल क्रेडिट। हम इंटरनेशनल ट्रेड अध्ययन कर रहे थे, तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो भुगतान करते हैं लेन देन के अंदर आयातकर्ता और निर्यातकर्ता, उनके लिए ये जो साख है, क्रेडिट है, ये यूज़ की जाती है। डॉक्यूमेंट्री से इसका अभिप्राय भी है कि डॉक्यूमेंट्स के रूप में ये होती है, और क्रेडिट यानी साख, यानी एक तरह से कुछ डॉक्यूमेंट्स के आधार पे क्रेडिट प्रदान की जाती है। आयातकर्ता अलग देश के अंदर होता है, निर्यातकर्ता अलग देश के अंदर होता है, उन्हें आपस में एक दूसरे की आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं होता है। तो जब ये बड़े अमाउंट के अंदर सौदे किए जाते हैं तो दोनों तरफ रिस्क होती है। आयातकर्ता को ये रिस्क रहती है कि क्या माल जो ऑर्डर किया गया वही आएगा या नहीं आएगा। निर्यातकर्ता को ये रिस्क रहती है कि कहीं माल भेज दिया, उसका पेमेंट होगा या नहीं होगा। तो दोनों पक्षकार अपने जोखिम को कम करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? एक डॉक्यूमेंटल क्रेडिट का सहारा लेते हैं, जो कि बैंक द्वारा उन दोनों को प्रदान की जाती है। उसको क्या कहते हैं साधारण भाषा में? प्रलेखीय साख या डॉक्यूमेंटल क्रेडिट कहते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जटिलताओं या भुगतान संबंधी जो समस्याएं हैं, उनको मध्यस्थों के रूप में बैंकों की भूमिका के द्वारा इसको क्या किया जाता है? प्रेजेंट किया जाता है। तो आज हम अध्ययन करेंगे प्रलेखीय साख या डॉक्यूमेंटल क्रेडिट का। तो आयातकर्ता और निर्यातकर्ता दोनों आपको बताया कि जैसे क्या होते हैं, परस्पर निकट संपर्क में नहीं होते हैं और आर्थिक स्थिति का ज्ञान या अनभिज्ञ होते हैं एक दूसरे से। अतः बैंकों की साख व उसकी मध्यस्थता के द्वारा उधार लेन देन करने में बिल या साख पत्रों का वो क्या करते हैं? सहारा लेते हैं। तो उसको ही क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंटल क्रेडिट कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसका अर्थ क्या है। यानी साधारण भाषा में अगर हम कहें तो साख प्रदान करने वाले बैंक द्वारा, एक बैंक होगा, कितने पक्षकार होते हैं शुरू से देखते हैं इसको पहले। एक आयातकर्ता होता है, एक निर्यातकर्ता होता है। आयातकर्ता को माल खरीदना, निर्यातकर्ता को भेजना है। तो आयातकर्ता क्या करता है? अपने देश के अंदर स्थित एक बैंक द्वारा को आवेदन करता है कि वो निर्यातकर्ता के देश में स्थित खुद के बैंक या उसके कोई कोरस्पोंडेंस बैंक हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर जैसे SBI बैंक है, तो यहाँ का जो आयातकर्ता है उसे विदेश से कुछ माल मंगवाना है, तो वो यहाँ पे SBI को जाके बोलता है कि आप अमेरिका के अंदर यदि आपकी शाखा है तो उसके द्वारा, नहीं तो आपका कोई सहयोगी बैंक है उसके द्वारा आप वहाँ, ये मेरा निर्यात करता है, ये जब आपको वहाँ के माल को लदवा दे जहाज़ पे या गोदाम में रखवा दे या आपको सुपुर्द कर दे या उसके कागज़ आपको दे दे, आप क्वालिटी से संतुष्ट हो जाएं, सारी चीज़ें मिल जाएं आपको, तो ये अमाउंट आप उस निर्यातकर्ता को पेमेंट कर देना। यही क्या है? प्रलेखीय साख है। यानी साख प्रदान करने वाले बैंक द्वारा साख प्रार्थी यानी जो आयातकर्ता है के आदेश के अनुसार तीसरे पक्षकार यानी जो निर्यातकर्ता या लाभ, जिसको हम लाभार्थी कह सकते हैं, या उसके आदेशित अन्य व्यक्ति को, किसी और को कह सकता है, पेमेंट करने के लिए व्यक्ति को भुगतान किया जाता है। तो ये क्या है? आपका प्रलेखीय साख है। इसके अंतर्गत आयातकर्ता अपने बैंक को यह आदेश देता है कि जो ही निर्यातकर्ता शर्तों के अनुसार माल संबंधी प्रलेख बैंक को सौंप दे, तो बैंक उसके द्वारा लिखे गए बिल का क्या कर दे? स्वीकृति दे दे या उसको भुगतान कर दे। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। प्रलेखीय साख की प्रमुख विशेषताएं। प्रलेखीय साख की व्यवस्था कौन करता है? क्रेता। क्रेता किसके पास आएगा? या आयातकर्ता कह सकते हैं, अपने देश में स्थित बैंक के शाखा के द्वारा एक प्रार्थना पत्र होता है ये। दूसरी इसकी विशेषता है, प्रलेखीय साख स्वीकार करने वाला क्रेता या आयातकर्ता का बैंक प्रलेखीय साख की सूचना में शर्तों के निर्यातकर्ता या विक्रेता के पत्र को दे देता है। तीसरा इसके अंदर आता है कि विक्रेता अथवा निर्यातक, एक ही बात है, द्वारा उस समस्त शर्तों की पूर्ति करते हुए माल संबंधी प्रलेख आयातकर्ता के बैंक को सौंप देता है, जिससे प्रलेखीय साख से मिली है। सौंपने पर वह बैंक विक्रेता के बिलों को क्या करेगा? भुगतान कर देगा या उसे स्वीकृति दे देगा। अगर माल संबंधी प्रलेख भुगतान पर ही दिए जाने, दो तरह से हो सकता है, प्रलेख देते ही भुगतान कर दो या कुछ अवधि के बाद। तो जब भुगतान प्रलेख प्रस्तुत करने पे ही करना है तो भुगतान पर प्रलेख डॉक्यूमेंटल
अगेंस्ट पेमेंट डीपी लिखा होता है उसके ऊपर, और अगर किसी बिल की स्वीकृति पर ही माल संबंधी प्रलेख सौंप दिए जाते हैं तो स्वीकृति पर प्रलेख उसके ऊपर लिखा होता है, जो आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, यानी या शॉर्ट में हम इसको डीए या कह सकते हैं। यानी दो तरह से हो सकता है, एक डीए हो सकता है आपका और एक डीपी। यानी जब माल संबंधी प्रलेख सौंप दिए जाते हैं तो बिल की स्वीकृति पर सौंप दिए जाते हैं तो उस पर क्या लिखा होगा, डीए। और आप क्या करते हो कि भुगतान पर प्रलेख करना है तो आप क्या लिखोगे, डीपी उसके ऊपर लिखिए, उसका पेमेंट बैंक जो होता है वो कर देता है। चौथी इसकी जो विशेषता है वो साख प्रदान करने वाला बैंक, उसको हम क्या कहेंगे, इशुइंग बैंक। जो साख प्रदान करने वाला बैंक है, निर्यातकर्ता के देश में स्थित अपनी शाखा या अभिकर्ता बैंक, या तो उसकी खुद की शाखा होगी, जैसे कि हमने बात की कि एसबीआई की शाखा कहाँ है, अमेरिका के अंदर है, नहीं है तो वो क्या करेगा, किसी अपने साथी बैंक द्वारा, उनके आपस में अनुबंध होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो बैंक हो सकता है, तो उसको क्या कहेंगे हम, कोरस्पॉन्डिंग बैंक को निर्देश देता है कि वह निर्यातकर्ता को उसके द्वारा साख पत्र की समस्त शर्तों की पूर्ति पर माल संबंधी प्रलेख सौंप दे, भुगतान दे दे या बिल की स्वीकृति प्रदान कर दे। यानी मोटा मोटी अगर हम इसमें देखें तो क्या चीज़ हमारे सामने निकल के आती है कि एक आयातकर्ता होगा, वो हमारे देश के अंदर स्थित एक बैंक के पास जाएगा, उस बैंक के पास जाएगा जिसकी शाखा निर्यातकर्ता के देश में है, या जहाँ से वो माल इंपोर्ट करना चाहता है उस देश के अंदर है, या तो उसकी शाखा होगी बैंक की या उसका सहयोगी बैंक, कोई कोरस्पोंडेंट बैंक होगा। आयातकर्ता हो गया, इसको हम प्रार्थी बोलेंगे। जो बैंक जिसके पास वो भारत के अंदर गया उसको इशुइंग बैंक बोलेंगे। उस बैंक की शाखा वहाँ पे उसको कोरस्पोंडेंस बैंक बोलेंगे। और वहाँ पे एक निर्यातकर्ता होगा जो माल बेचेगा, उसको निर्यातकर्ता कह सकते हैं या लाभार्थी कहेंगे। अब डॉक्यूमेंटल क्रेडिट क्या हुआ, यहाँ वाले बैंक के पास जो आयातकर्ता गया है वो क्या करता है, प्रलेखीय साख जारी करने की बात करता है कि आप अपने वहाँ वाला जो शाखा है उसको बोलो कि निर्यातकर्ता अगर आपको माल किसी बिल्टी वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा देता है तो आप उसको क्या कर दो, पेमेंट कर दो। तो ये चीज़ क्या है, आपकी डॉक्यूमेंटल क्रेडिट है, जिसको यहाँ एक उदाहरण द्वारा भी आपको समझाया गया है। अब हम देखते हैं प्रलेखीय साख खोलने की विधि क्या है। साख खोलने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले आपको बताया कि साख खुलवाने के लिए आवेदन करना, पहला पॉइंट इसके अंदर आपका आता है, साख खुलवाने के लिए आवेदन। अब आवेदन कौन करेगा, आयातकर्ता करेगा। कहाँ करेगा, हमारे देश के अंदर, जिस देश के अंदर वो स्थित है उस देश के अंदर करेगा। वो आवेदन करता है वहाँ पर खुलवाने के लिए। वो जब आवेदन करेगा तो उसमें साख की राशि कितनी राशि के लिए करना है, कौन कितनी अवधि के लिए करना है, कौन से मार्ग से, जहाज़ से या रेलवे से या एयरपोर्ट से किससे माल आने वाला है, कौन से पोत से आएगा, आदि सारी डिटेल उसके अंदर क्या दी जाती है, उपलब्ध करवाई जाती है। तो शाखा खुलवाने के लिए वो सबसे पहले क्या करेगा, आवेदन करेगा। अब शाखा खुलवाने के लिए आवेदन करने के बाद आवेदन पत्रों की जांच का निर्णय करता है। तो वो क्या करेगा, बैंक द्वारा फिर उसमें क्या किया जाएगा, शाखा खोलने के लिए जांच की जाती है। तो उसके अंदर जो बैंक इशुइंग बैंक होता है वो क्या करता है, सारी मूल प्रतिलिपि लेता है, निर्यातकर्ता की जो जानकारी होती है उसको उसके बारे में कैलकुलेशन करता है, वहाँ पता करता है कि उसका खुद का बैंक है या नहीं है, या एजेंट बैंक के थ्रू कार्य करना है। फिर क्या करता है, बैंक साख पत्र जारी करने की तैयारी करता है। बैंक द्वारा साख पत्र क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। फिर अभिकर्ता बैंक द्वारा लाभार्थी को साख पत्र की सूचना दी जाती है। अभिकर्ता बैंक या कोरस्पोंडेंस बैंक जो विदेश के अंदर स्थित है वो निर्यातकर्ता को ये बताएगा अभी आपके ये चीज़ के बारे में साख जारी की, अभी इतना इतना माल इस टाइप से आप हमें उपलब्ध करवा दो। फिर साख पत्र जारी करने वाले बैंक को माल का प्रलेख निर्यातकर्ता जो होता है वो क्या करता है, उसको जितने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सारे उपलब्ध करवाता है। अब सारे डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए थे उपलब्ध करवा दिए तो वहाँ का अभिकर्ता बैंक है या कोरस्पोंडेंस बैंक है वो क्या करेगा, बैंक द्वारा प्रलेख आयातकर्ता को सौंप देगा कि ये आपके उपलब्ध हो गए सारे, यहाँ से आपका माल आदान शुरू हो गया, और उसके भुगतानों का क्या कर देता है, निपटारा कर देता है। अब जब वो डॉक्यूमेंट सारे यहाँ आ जाते हैं यहाँ वाले बैंक के पास में, तो यहाँ वाला बैंक क्या करेगा, आयातकर्ता को सौंपेगा, उधर से माल आएगा, जैसे एयरपोर्ट पे माल की डिलीवरी होती है, वो आयातकर्ता जो होता है वो क्या करता है, यहाँ वाले बैंक को, इशुइंग बैंक को पेमेंट कर देता है, और ये सारी प्रोसेस क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो यह है डॉक्यूमेंटल क्रेडिट की प्रोसेस। ये नीचे आपको इसमें डिटेल में दी हुई है। अब हम इसमें देखते हैं प्रलेखीय साख के विभिन्न पक्षकार। ये तो थी डॉक्यूमेंटल क्रेडिट की प्रोसेस। अब हम देखते हैं प्रलेखीय साख के पक्षकार कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि इसका अर्थ में और उसकी विशेषताओं में आपने देख लिया, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसके कितने पक्षकार होंगे, 4 पक्षकार होंगे। कौन कौन होगा, आयातकर्ता या प्रार्थी जिसको हम कह सकते हैं, जो क्या करता है, साख खुलवाने के लिए आवेदन करता है, या हम इसको अकाउंट पार्टी कह सकते हैं। दूसरा इसके अंदर आता है जो साख खोलने वाला बैंक है, या इशुइंग बैंक कह सकते हैं, जो कि एग्जाम्पल में आपको बताया, जैसे यहाँ का आयातकर्ता एसबीआई बैंक के पास जाता है, तो वो कौन सा बैंक हो गया, इशुइंग बैंक। फिर आपकी क्या आती है, एक कन्फर्मेशन बैंक होगा, या जो कॉरस्पॉन्डेंस बैंक है जो कहाँ पर स्थित है, विदेश के अंदर स्थित है, उसको हम कन्फर्मेशन बैंक कह सकते हैं, नेगोशिएशन बैंक कह सकते हैं, पेइंग बैंक कह सकते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस बैंक कह सकते हैं, सभी एक ही बात है। यानी विदेश में स्थित बैंक जो यहाँ वाले बैंक के साथ अनुबंध करता है कि ठीक है मैं निर्यातकर्ता से माल लूँगा, उसके डॉक्यूमेंट चेक करूँगा और निर्यातकर्ता को पेमेंट करूँगा,
और सारे कागज़ आपको सौंपूंगा। यहाँ वाला जो बैंक है वो उसके आपस में कमीशन के आधार पर वो दोनों सेटलमेंट कर लेते हैं। तो ये तीसरा पक्षकार कौन हो गया? कोरस्पोंडेंस बैंक। और चौथा कौन आता है? जो एक्सपोर्टर है या जो बेनिफिशियरी कह सकते हैं या निर्यातकर्ता कह सकते हैं, तो वो होता है इसका चौथा पक्षकार। तो मैंने इसके पक्षकार कितने हुए आपके? 4 पक्षकार, आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, इशूइंग बैंक और कोरस्पोंडेंस बैंक। अब आपका आता है इसमें आगे प्रलेखीय साख के प्रकार। ये तो था प्रलेखीय साख तक। अभी कितने प्रकार से जारी की जा सकती है? तो पहला इसके अंदर आपका आता है खंडनीय साख और अखंडनीय साख। तो इसके अंदर क्या होता है कि खंडनीय साख के अंदर जो साख पत्र जारी करने वाले बैंक द्वारा निर्यातकर्ता को सूचित किए जाने के बिना किसी भी समय क्या किए जा सकते हैं? परिवर्तित किए जा सकते हैं, जिनको मॉडिफाई या कैंसिल किया जा सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? खंडनीय साख। यानी बिना सूचना के क्या कर सकते हो आप? उसको चेंज या रद्द या कुछ भी कर सकते हो। जबकि अखंडनीय साख के अंदर क्या होता है कि इसमें सभी पक्षकारों की, खाली निर्यातकर्ता की या बैंक की नहीं, सभी पक्षकारों की क्या होती है, जैसे बैंक, निर्यातकर्ता, आयातकर्ता, सभी पक्षकारों की सहमति के बिना साख में परिवर्तन करना या रद्द करना संभव नहीं होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? अखंडनीय साख। जिसमें चेंज किए जा सकते हैं बिना सूचना के, खंडनीय साख। और जिसमें बिना सभी पक्षकारों की सूचना के चेंज नहीं किया जा सकता, उसे कहा जाता है अखंडनीय साख। अब कौन सा सही रहता है? तो आयातकर्ता की दृष्टि से देखें तो खंडनीय साख अच्छी है, क्योंकि वो जब भी माल की क्वालिटी कोई कमज़ोर हुई, कुछ और हुआ या कीमतों में उतार चढ़ाव हुआ, तो वो क्या कर सकता है? उसको कैंसिल कर सकता है। तो आयातकर्ता के लिए तो कौन सी साख अच्छी मानी जाती है? खंडनीय साख। लेकिन यही बात अगर हम निर्यातकर्ता की दृष्टि से देखें तो क्या चीज़ें वापस चेंज होनी ठीक है उसके लिए? नहीं चेंज। वो चाहता है कि जो सौदा स्टार्टिंग में होगा मेरा माल उसी पे बिके। तो उसकी दृष्टि से कौन सी साख अच्छी मानी जाती है? अखंडनीय साख उसकी दृष्टि से अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट आपका 2 नंबर इसके अंदर आता है पुष्टिकृत या अपुष्टिकृत साख, कन्फर्म्ड या अनकन्फर्म्ड क्रेडिट। यानी जिस साधारण रूप से आप इसको ऐसे समझ लो कि जिसकी गारंटी होती है उसको पुष्टिकृत साख कहते हैं। हर चीज़ के लिए बैंक क्या दे रहा है? गारंटी दे रहा है। जबकि इसके विपरीत जब अभिकर्ता बैंक की, जब वो कोरस्पोंडेंस बैंक को भुगतान बिल की स्वीकृति गारंटी नहीं देता है, तो उसको क्या कहेंगे? हम अपुष्टिकृत साख कहेंगे। तीसरा आपका इसके अंदर आता है दर्शनीय और सावधि साख, साइट और टर्म। साइट से ऐसा जो जिस टाइम दिखाया जाए उसी टाइम उसका पेमेंट हो जाए। सावधि का एक टर्म यानी एक टाइम पीरियड के बाद में उसमें जो लिखा होता है उसके आधार पर उसका पेमेंट होता है। यानी जिन साख पत्रों का भुगतान अभिकर्ता बैंक को यानी कोरस्पोंडेंस बैंक को मांगने पर तुरंत करना होता है, उसे हम क्या कहेंगे? दर्शनीय कहेंगे। इस साख पत्र को दर्शनीय कहते हैं। इसके विपरीत जब अभिकर्ता बैंक निर्यातकर्ता को उसके द्वारा माल संबंधी प्रलेख सौंपने पर बिल को स्वीकृति देता है, और इस साख की एक अवधि या टर्म क्रेडिट कहते हैं, जिसके अंतर्गत लाभ एक मुद्दती या अनसेंस बिल जिसको कह सकते हैं हम, उसके आधार पर होता है। जैसे साधारण रूप से क्या होते हैं? 30, 60 या 90 दिन के होते हैं। यानी जो ऑन साइट लिखते ही होता है और उस टाइम पीरियड के बाद में होता है उसको हम सावधि कहेंगे, और जो देखते ही होता है उसके दर्शनीय साइट क्रेडिट कहा जाता है। इसी तरह से आपका चौथा आता है इसमें स्थायी एवं आवर्ती साख। स्थायी साख का अभिप्राय उस साख से जिसमें अवधि एवं राशि निश्चित होती है। निश्चित अवधि होगी, निश्चित राशि होगी, उसके बाद में वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है, या तो उसको कर लिया जाए या वो स्वतः समाप्त मानी जाती है। और आवर्ती साख में क्या होता है? ऐसे साख पत्र से होता है जिसमें लाभार्थी को उसकी साख के अंतर्गत एक निर्धारित समय में निश्चित राशि तक अनेक सौदों को निपटाने की सुविधा मिलती है। यानी वो क्या होते हैं? आपकी रिवॉल्विंग होती है और वो अपने आप समाप्त नहीं होती है, वापस वो आपकी क्या होगी? क्रेडिट होती रहेगी। उसे क्या कहेंगे? हम आवर्ती साख कहेंगे। इसी तरह इसमें आगे 5वां आता है आपका खुली और प्रलेखीय साख। खुली साख या ओपन क्रेडिट या जिसको क्लीन या ब्लैंक क्रेडिट कह सकते हैं, उस साख से जिसमें बिल के साथ कोई प्रलेख प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जाता है, केवल बिल का भुगतान या स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, उसका पेमेंट हो जाता है। और जब क्रेता और विक्रेता पूर्ण विश्वास होता है तब क्या किया जाता है? खुली साख ऐसा किया जाता है कि साथ में जो सहायक डॉक्यूमेंट्स है, जाजी बिल, बिल्टी वगैरह जो हम आगे देखेंगे, इसमें उनकी आवश्यकता नहीं होती, तो उसे खुली कहा जाएगा। जबकि प्रलेखीय साख में क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में इसमें साथ में जो सहायक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, माल संबंधी समस्त प्रलेख जो होते हैं, तो साथ में आपके मांगे जाते हैं, तो उसे कहा जाता है प्रलेखीय साख। इसी तरह से इसमें छठा आपका पॉइंट आता है प्रत्यक्ष और पराक्रमण साख, स्ट्रेक्ट और नेगोशिएशन क्रेडिट। प्रत्यक्ष साख से ऐसे क्या है कि जो सीधी विक्रेता को देश में उसकी मुद्रा में ली जाती है, जबकि पराक्रम्य साख का अभिप्राय उस साख से जिसमें साख खोलने वाला बैंक अपने विदेश स्थित अभिकर्ता बैंक को यह निर्देश मात्र देता है कि निर्यातकर्ता के बिलों का क्या कर दे? स्वीकार या पराक्रमण कर दे। इसके अंतर्गत बिल आयातकर्ता पर लिखे जाते हैं, न कि शाखा खोलने वाले बैंक पर लिखे जाते हैं। जबकि प्रत्यक्ष में क्या होगा? उसी निर्यातकर्ता के देश में उसी की मुद्रा में किया जाता है। जबकि पराक्रम्य में क्या करेगा? वो एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से किस पे? आयातकर्ता पे लेके जाते हैं। और स्वीकार कौन करता है? बैंक की। ठीक है, आपको अनेक मुद्राओं में उसका पेमेंट करने का ऑप्शंस वो क्या कर सकते हैं? आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका संचयी और संचयी, एक जो आपने 4 नंबर पॉइंट देखा था स्थायी आवर्ती, उसी का ये एक सुधरा हुआ रूप है। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये थे इसके मेजर प्रकार। फिर वक्त के साथ साथ इसका विकास होता गया और कुछ अन्य रूप भी इसके सामने आए हैं।
हालांकि एग्जाम की दृष्टि से वो आपके 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है इसमें लाल वाक्य साख, रेड क्लोज क्रेडिट, यानी इस साख से अभिप्राय शाखा खोलने वाले बैंक, ओपनिंग बैंक जो होता है उसकी जिम्मेदारी पर अभिकर्ता बैंक द्वारा लाभार्थी या निर्यातकर्ता को अग्रिम या पेशगी दे देने से होता है। यानी क्या करते हैं, एडवांस दे देते हैं। अल्पकालीन की तरह से क्या कर जाते हैं, वित्त की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। किसको, निर्यातकर्ता के लिए। अग्रिम राशि जो उपलब्ध करवाई जाती है उस पर ब्याज और रकम दोनों काटकर बिल की शेष राशि का भुगतान क्या कर देता है, वो बैंक कर देता है। विकासशील राष्ट्र मोस्टली क्या करते हैं कि व्यापार की अल्पकालीन वित्त व्यवस्था के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसको बोला जाता है रेड क्लोज क्रेडिट। इसी तरह एक होती है आपकी हरा वाक्य साख, ग्रीन क्लोज क्रेडिट। इसके अंदर क्या होता है कि यह साख की व्यवस्था के अंतर्गत निर्यातकर्ता को माल उत्पादन करने तथा लदान से पूर्व गोदाम में रखने के लिए शाखा खोलने वाला बैंक अग्रिम राशि दे देता है और माल के बैंक के नाम रखा जाता है। जबकि रेड क्लोज में क्या था, उसके नाम निर्यातकर्ता के नाम ही पर रहता है। यह उल्लेखनीय है कि लाल वाक्य में साख में माल निर्यातकर्ता के नाम से रहता है, जबकि हरा वाक्य साख में बैंक के नाम से रहता है। यानी एक तरह से बैंक के हिसाब से या आयातकर्ता के हिसाब से कौन सा था बढ़िया, हरा वाक्य साख। जबकि लाल वाक्य साख के अंदर क्या है कि वो निर्यातकर्ता के नाम से रहता है। हालांकि दोनों ही चीज़ें क्या है, एक वित्त की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्यातकर्ता को, कि वो जो माल बनाते हैं तो नया माल बनाने के जो माल की पूर्ति करते हैं, उसका पेमेंट है उससे पहले उसको एडवांस दे दिया जाता है ताकि उसकी वित्त संबंधी कठिनाइयाँ ना आए। इसी तरह आपकी आती है पैकिंग साख। पैकिंग साख से अभिप्राय क्या है कि जैसे माल के लदान वगैरह के लिए एकत्रित करने के लिए पैकिंग के लिए अग्रिम राशि दे देना है, क्या है आपकी पैकिंग साख कहलाती है। हस्तांतरणीय साख, इसमें क्या होता है कि जो अखंडनीय साख जो हमने देखी थी उस हिसाब से एक तरह से ये लाभार्थी के अधिकार होता है कि वह साख पत्र पर हस्तांतरण तीसरे पक्षकार को कर सके, जिसको भुगतान देना है उसके नाम से कर सकता है। यानी आपने जैसे यहाँ वाले बैंक ने एक कोरस्पोंडेंस बैंक को बोला कि आप इस निर्यातकर्ता को पेमेंट कर दो, अब निर्यातकर्ता को अधिकार है कि वो खुद पेमेंट ले या किसी तीसरे पक्षकार को करवा ले। अगर तीसरे पक्षकार को करवाने की योग्यता रखता है तो कौन सी साख होगी उसकी, हस्तांतरणीय या ट्रांसफरेबल क्रेडिट होगी। प्रथम पर आधारित दूसरी साख, बैक टू बैक, यानी एक साख के आधार पर आप दूसरी साख को यूज़ करते हैं, उसके बेस पे ही दूसरी साख जारी कर दी जाती है। हालांकि दूसरी साख जो जारी की जाएगी वो पहले वाले जो साख है उसके अमाउंट से कुछ कम होती है। ये विलंब भुगतान साधारण है, इसमें कुछ नहीं, पेमेंट को डिले किया जाता है। अब बात आती है आपके प्रलय के साख के महत्व या लाभ की। तो व्यापारिक सौदों में भुगतानों निपटान में सर्वाधिक लोकप्रिय और सुरक्षित पद्धति हो गई। फायदा किस किस को हो गया, निर्यातकर्ता को भी और आयातकर्ता को भी फायदा होता है। बीच वाले जो बैंक हैं वो तो क्या करते हैं, कमीशन के लिए काम करते हैं, दोनों को कमीशन मिलता है इसलिए उनके लिए तो कमीशन का लाभ हो गया। मेन लाभ किसको होगा, आयातकर्ता को और निर्यातकर्ता को। अब आयातकर्ता को लाभ क्या क्या है कि शर्तों के अनुरूप उधार खरीद कर सकता है, समय पर माल प्राप्ति का विश्वास होता है, मितव्ययितापूर्ण पद्धति है, अनुकूल मूल्य और उदार शर्तों का लाभ मिलता है। आयातकर्ता शाखा का बैंक शाख द्वारा प्रतिस्थापन कर सकता है और मध्यस्थ व्यापारियों का अल्पकालीन वित्त का लाभ भी मिलता है। तो आयातकर्ता को क्या गारंटी मिल गई कि ठीक है जो माल आएगा उसके डॉक्यूमेंट्स आगे, कहीं पहले पेमेंट कर दिया, कल को माल नहीं आए तो वो फ़ायदा मिल गया, क्वालिटी वगैरह जांच कर सकता है, वो एक संतुष्टि मिल गई, वित्त की सुविधा आसानी से मिलेगी। जब तक माल नहीं आ रहा तो बैंक की गारंटी है, नहीं तो एडवांस पेमेंट करना पड़ता था, फिर निर्यातकर्ता माल को बेचता था। तो ये सारी सुविधाएं किसको मिल रही है, आयातकर्ता को। इसी तरह से निर्यातकर्ता को क्या लाभ है कि भुगतान की सुरक्षा होगी, निर्यातकर्ता को भी ये गारंटी मिल गई। पहले कभी कभी अगर जैसे धीरे धीरे निर्यात में कंपटीशन बढ़ने लग गया तो देश, आयातकर्ता जो देश थे वो पेमेंट कुछ टाइम बाद करने लगे, तो उनको क्या भुगतान की जोखिम थी, तो उससे सुरक्षा मिल गई कि बैंक की गारंटी है। हस्तांतरण जोखिम में कमी आ गई। प्रलय के साख के आधार पर बैंक का वित्त की सुविधा मिल गई, ऋण की सुविधा, भुगतान की निश्चितता होगी, जोखिम कम है तो निश्चितता अपने आप है। विनिमय दरों में उतार चढ़ाव से सुरक्षा मिल गई, जो सौदा हो गया उसके आधार पर सेटलमेंट कर लेते हैं। और अग्रिम वित्त की सुविधा जो हमने अभी पीछे देखा था कि साख के कुछ प्रकार है जिसमें अग्रिम वित्त की सुविधाएं दी जाती है, तो ये भी एक तरह से निर्यातकर्ता की दृष्टि से क्या हो गया, लाभ हो गया। तो ये सारे क्या थे, डॉक्यूमेंटल क्रेडिट के लाभ थे जो आयातकर्ता और निर्यातकर्ता को मिलते हैं। अगर हम बैंक की बात करें तो उन्हें सिर्फ केवल मात्र कमीशन ही प्राप्त होता है। अब बात आती है आपके प्रलय के साथ जो डॉक्यूमेंटल क्रेडिट है, इसमें कौन कौन से प्रपत्र यूज़ किए जाते हैं, इनके साथ में प्रस्तुत किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विथ डॉक्यूमेंटल क्रेडिट। तो इसमें जो मुख्य रूप से आपके हैं वो हैं जहाजी बिल्टी, माल का बीजक, माल बंद का प्रमाण पत्र, माल का बीमा, ये इसके मेन होते हैं। इसके अलावा उद्गम का प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक दूत तक किस्म का प्रमाण पत्र, बार संबंधी या जो आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के लिए आवश्यक शर्तों के अनुरूप हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर आते हैं। मुख्य रूप से आपके 4 हैं। पहला आपका आता है जहाजी बिल्टी। जहाजी बिल्टी के अंदर क्या, माल जहाज़ पर लादने के बाद जहाजी कंपनी द्वारा निर्यातकर्ता को माल लादने के प्रमाण पत्र के रूप में क्या किया जाता है, दिया जाता है। और उसकी कई कॉपियाँ होती है जो निर्यातकर्ता कुछ अपने पास रखता है, कुछ बैंक को दे देगा, वहाँ वाले को कोरस्पोंडेंस बैंक को, कुछ जहाज लदान होता है वहाँ उस पोत जो जा रहा है जिससे माल जा रहा है उसको दे दिया जाता है, और एक उसकी प्रति आयातकर्ता को भेज दी जाती है। यानी जहाज़ ले जाने से अनुबंध, ये एक तरह से क्या है कि भाई जो माल जहाज़ से ले जाने का क्या है, एक जहाजी कंपनी के बीच में और निर्यातकर्ता के बीच में क्या होता है, एक अनुबंध होता है। यानी जहाजी कंपनी द्वारा माल प्राप्ति की क्या है, रसीद है,
गारंटी होगी निर्यातकर्ता को, ठीक है आप मैंने आपको ये माल सौंपा है, आप मेरे को माल की रसीद दे दीजिए। जहाजी कंपनी द्वारा निर्यातकर्ता के बीच माल ले जाने का एक तरह से क्या ये अनुबंध है, या एक तरह से हम स्वामित्व का प्रमाण पत्र भी इसको क्या कह सकते हैं। दूसरा आपका इसके अंदर आता है बीजक या इनवॉइस। बीजक निर्यातकर्ता द्वारा भेजे गए माल का क्या होता है, एक तरह से बिल कह सकते हैं। निर्यातकर्ता जो माल भेज रहा है उसका क्या है, बिल है। उस पर क्या होगा, दिनांक होगा, उसकी संख्या होगी, आयातकर्ता का नाम, किसके नाम से भेजा जा रहा है, कहाँ से जाएगा, कौन से रास्ते से जाएगा, FOBCI एक तरह से ये मतलब फ्री ऑन बोर्ड है या नहीं, इसका चार्ज लगेगा नहीं, CIF है, कैरेज इनवर्ड फॉरवर्ड, ऐसे कुछ इसमें ऑप्शंस होते हैं चुंगी के, उसके लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तीसरा आपका जो प्रलेख है वो है बीमा प्रलेख या इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स, यानी जो माल बेचा जा रहा है उसका बीमा कराया जाता है, क्योंकि रास्ते में जोखिम रहती है तो उसे बचने के लिए बीमा कराया जाता है, उसका भी एक डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच किया जाता है। चौथा आपका आता है बंधक पत्र, लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन। तो ये एक तरह से क्या होता है कि बैंक को माल का भुगतान न मिलने पर माल की बिक्री का क्या होता है, अधिकार होता है, उसको क्या बोलते हैं, बंधक पत्र कहते हैं। यानी बैंक ने वहाँ निर्यातकर्ता के देश में पेमेंट कर दिया, अब जो कोरस्पोंडेंस बैंक है वो किसको बोलेगा, इशूइंग बैंक को बोलेगा भी ठीक है आपका माल यहाँ से रवाना हो गया, आप मेरा पेमेंट कीजिए। तो इशूइंग बैंक क्या करता है, उसको पेमेंट करता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में अगर आयातकर्ता पेमेंट ना करे तो ये एक तरह से क्या होता है कि बंधक पत्र होता है कि बैंक को यह दिखा रहा है कि अगर आयातकर्ता पेमेंट नहीं करेगा तो वो क्या कर सकता है, माल को बेच सकता है और उसकी राशि प्राप्त कर सकता है। ये थे इसके मेन प्रपत्र। उसके बाद इसके साथ में सहायक प्रपत्र है, जैसे उद्गम का पत्र हो गया, यानी कौन से देश में बन रहा है वो माल। तो कुछ देशों को क्या होती है, ओरिजिन को छूट होती है, वहाँ पे माल बनने टैक्स में हो सकता है, या टैक्स हेवन कंट्रीज हम कह सकते हैं। हमारे देश के साथ ऐसे अनुबंध होते हैं कि इन देशों से माल क्या करेगा, कम रेट के ऊपर आयात किया जाएगा, तो ये प्रस्तुत करने पर आयातकर्ता को फ़ायदा मिलता है। वो ये दूसरा जैसे इसमें आता है वाणिज्यिक दूत या बीजक, काउंसलर इनवॉइस जो आता है आपका, इसका ये भी क्या होता है कि विदेशी वाणिज्य दूत अपने निर्धारित पत्र भेजते हैं उसके अंदर किस्म आदि के नियंत्रण के लिए, तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। इस तरह से किस्म का प्रमाण पत्र हो गया, बाहर संबंधी प्रमाण पत्र, माल की क्वालिटी कैसी है, उसका वेट कितना है, रेलवे की रसीद, माल रेलवे से आ रहा है तो उसकी रसीद वगैरह होगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये थे इसके प्रलेखीय साख के जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो। अब बात आती है आपके प्रलेखीय साख की सावधानियाँ, हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपका इसके अंदर आता है कि साख पत्र आवेदनकर्ता की साख की पर्याप्त हमें जानकारी क्या होनी चाहिए। यानी जो साख पत्र आप जारी करने वाला बैंक है उसको क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन होनी चाहिए कि आवेदनकर्ता की आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या वो उनके पहले डिफाल्टर तो नहीं है, ये सारी चीज़ें उन्हें चेक करके फिर ही क्या करना चाहिए, जारी करना चाहिए। दूसरा आपका आता है साख पत्र वाणिज्यिक सौदों के लिए इसका प्रयोग गैर कानूनी गतिविधियों के लिए ना हो, जो व्यापारिक गतिविधियाँ उसके लिए इसको क्या किया जाए, यूज़ किया जाए। तीसरा आपका आता है माल की सुविधाजनक क्रय विक्रयशीलता, लगभग ऐसे ही माल का जो साख किया जाना चाहिए जो क्या हो, आसानी से बिक्री हो, कुछ नई चीज़ें या कुछ ऐसे चीज़ें नहीं मंगवा ली जाएँ जो बाद में बिके ही ना, आयातकर्ता की पोजीशन ही ना हो उसको बेचने सेल करने की, तो उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी तो बैंक को इसको घाटा होने वाला ही है। चौथा आपका आता है इसका सीमांतर की मांग। इसी तरह से नेक्स्ट आपका है साख पत्र निर्गमन में बैंक अधिकारियों के हस्ताक्षरों का क्या होना चाहिए, प्रमाणीकरण होना चाहिए, क्योंकि सारा काम किस पे चल रहा है, क्रेडिट पे, और कोई भी पक्ष अगर इसमें डिफाल्टर होता है तो सारे पक्षों क्या हो जाती है, इससे पेमेंट की परेशानी हो जाती है। तो सब चीज़ों को क्या हमें चेक कर लेना चाहिए। फिर हमें साख की प्रकृति देख लेनी चाहिए कि कौन सी इसके नियम या शर्तें, कौन कौन सी प्रलेखीय साख के पक्षकारों का आपस में परिचय होना चाहिए, पूरा उनकी आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट इसमें आता है माल के प्राधियन पत्र प्राप्त करना, यानी उसको बंद रखने के हिसाब से उसकी शर्तें अपने पास बैंक के पास होनी चाहिए। साख पत्र की शर्तों की जांच हो जानी चाहिए, साख पत्र की अवधि का हमें पता होना चाहिए, और जो भी दिशा निर्देश इसके अंदर दिए गए हैं वो क्या होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, द्व्यर्थी नहीं होने चाहिए, ताकि कल को कोर्ट केस वगैरह में कोई चीज़ पड़े तो उसको आसानी से उसका क्या किया जा सके, सेटलमेंट किया जा सके। अब बात करते हैं आपके प्रलेखीय साख की सीमाएँ या कमियाँ या बाधाएँ क्या। ये सारे तो हमने इसके क्या देखे, लाभ देखे, लेकिन इसके सारे लाभ तो नहीं हो सकते, कुछ इसकी कमियाँ, इसकी रास्ते में सीमाएं भी होगी कि ये कहाँ तक काम कर सकता है, एक हद तक। तो इसकी जो प्रमुख बाधाएं हैं वो क्या है, पहला आपका आता है आयातकर्ता और निर्यातकर्ता दोनों की साख की क्षमता की जानकारी कठिन होती है। ये बैंक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो दोनों पक्षकारों की आर्थिक स्थिति पता कर सके। हालांकि हमारे देश से आयात करता है, वो आवेदन करता है तो लोकेलिटी के हिसाब से वो हो सकता है उसकी काफ़ी हद तक ऑडिटिंग वगैरह से या पर्सनल रिसोर्सेज से या HR से इसको पता कराया जा सके कि इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। लेकिन विदेश में स्थित निर्यात करता है उसकी स्थिति कैसी है, उसके पीछे के पेमेंट कंडीशंस कैसी रही हैं, उसने माल को भेजा उसकी क्वालिटी कैसी रही है, उसका व्यवहार कैसा है, ये चीज़ें दोनों तरफ से पता करनी बहुत हार्ड हो जाती है। विकसित देश होते हैं वो विकासशील देशों पर हमेशा डोमिनेट करते हैं, तो उनकी शर्तों वगैरह में उनमें परिवर्तन होता रहता है, तो ये एक मुश्किल चीज़ हो जाती है उनको साख उपलब्ध करवाना।
दूसरा इसका जो कमी है वो साख लागत में वृद्धि होती है। जो बैंक मीडिएटर के रूप में, मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, वो अपना कुछ कमीशन या चार्ज करते हैं, जिससे क्या होता है, आयातित माल होता है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और निर्यातकर्ता वाला जो बैंक होता है वो भी वहाँ से कुछ कमीशन लेता है, तो वो निर्यातकर्ता के लिए भी क्या बढ़ाता है, कॉस्ट बढ़ाता है। तो एक तरह से क्या करते हैं, साख की लागत में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। तीसरा इसका जो है दोषपूर्ण निर्देशों में से विवाद। कई बार इनके क्या होते हैं, जो नियम होते हैं उनमें द्विअर्थी भाषा ही यूज होती है, तो उसमें बीच में कभी कभी विवाद हो जाते हैं और उनका निपटारा काफ़ी मुश्किल हो जाता है। प्रपत्रों की जांच में क्या करते हैं, लापरवाही कर देते हैं। कई बार बैंक जल्दबाजी करते हैं, साख इशू करने में ज़्यादा ध्यान दे देते हैं बजाय वहाँ के निर्यातकर्ता की कंडीशंस वगैरह देखने में, आयातकर्ता के देखने में। तो ये आगे फिर क्या करते हैं, लापरवाही से एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। और जो लास्ट इसकी कमी है वो है जटिल प्रक्रिया। प्रलेखीय साख प्रक्रिया बड़ी ही जटिल, ऐसे समझना और उसका रूप शोधन निष्पादन करना व्यापारियों की समझ से परे होता है। इसमें जो औपचारिकताएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती है, या हम लाल फीताशाही इसमें हावी होती देख सकते हैं। तो ये क्या करता है कि मध्यस्थों पर उनकी निर्भरता धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये सारी क्या थी, डॉक्यूमेंटल क्रेडिट की आपकी कमियाँ थी। तो ये था आपका डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस। हमने देखा कि क्या होता है, कौन कौन से इसके पक्षकार होते हैं, इसका कमियां क्या क्या है, इसको जारी करने की प्रक्रिया क्या क्या है, इसके कितने प्रकार हैं। इसकी PDF आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू।